हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे नीट पीआई की सीरीज, और नीट पीआई की सीरीज में हम लोग देख रहे थे जीओसी। और जीओसी में नीट का पहला पैटर्न था सिग्मा और पाई बाउंड काउंट करना, दूसरा पैटर्न था आपका हाइब्रिडेशन, तीसरा पैटर्न था आपका आईपीएससी, और चौथा पैटर्न था आपका क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगला पांचवा पैटर्न था आपका रीजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। लास्ट पैटर्न है आपका जीओसी में एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आएगा तो आएगा। तो एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन में तीन पोर्शन हो जाते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में से प्यूरिफाई करना, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर उसके बाद कैसे कार्बन निकालेंगे, कैसे सल्फर निकालेंगे, कैसे नाइट्रोजन निकालेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट हाइड्रोजन होगा। तो ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आएगा। तो नीट का लास्ट पैटर्न है जीओसी का एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन नीट 2025। तो नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो बताइए, कह रहा है कि इसमें से मैच करिए कौन किस तरीके से इसको अलग करते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को अलग करना है तो बताया था। ये देखो, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला तरीका होता है, जैसे क्या होता है सब्लिमेशन, फिर क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन, फिर क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन, फिर क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर अगला तरीका होता है रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन, फिर अगला तरीका होता है स्टीम डिस्टिलेशन, फिर अगला तरीका होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या उसको बोल देंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये और फिर अगला तरीका है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप का होता है, एक का होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होता है पार्टिशनल क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पार्टिशनल क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन में कौन किसमें सब्लिमेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉलिड होगा, जैसे नेप्थलीन, जैसे नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन बेंजोइक एसिड हो गया, और क्या हो जाएगा, और एग्जांपल हो जाएगा कैम्फर। ये आपका हो जाता है, ये क्या कहते हैं सब्लिमेशन का एग्जांपल। और ये क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे बेंजोइक एसिड को नेप्थलीन से अलग करना है तो क्रिस्टलाइजेशन, या तो शुगर एंड साल्ट को जो मिक्सचर है उसको अलग करना है तो क्रिस्टलाइजेशन तरीका अपनाएंगे। सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जांपल होता है एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के साथ एनिलीन, एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म एनिलीन, बेंजीन और एनिलीन। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल होता है क्रूड ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल डीजल को सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगला तरीका आपका क्या था, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन का एग्जांपल आपको बताया था, ये ग्लिसरॉल सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। फिर ये स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल होता है आपका वाटर के साथ एनिलीन को अलग करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन। ये सब बताया था क्रोमेटोग्राफी पिगमेंटेशन में। तो सिंपल देखिए, नीट 2025 में एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आएगा, बिना इसके पेपर नहीं बनता। तो देखिए सिंपल है, लाइन टू लाइन। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन तो बिल्कुल आसान है। क्लोरोफॉर्म एनिलीन क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन। तो पहले का क्या होगा, चौथा। तो यहाँ पे पहले का तीसरा दिया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, पहले का चौथा इन दोनों में। अच्छा, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसमें भी है, बी का तीसरा इसमें है। ग्लिसरॉल सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, तो इसका क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो सी का क्या हो जाएगा, पहला। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गया, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। और ये एनिलीन और वाटर को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा तो आएगा, फ्री के नंबर दे के जाएगा। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये सब सिंपल आसान टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो नीट 2025 का था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन, नीट 2024 में कह रहा है कि ए स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड which is immiscible with water has boiling point 250 degree Celsius during steam distillation. Mixture of this organic compound and water will boil. तो बताया था स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन में जैसे आपने आपको स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, वाटर के साथ एनिलीन। वाटर के साथ क्या होता है, एनिलीन। वाटर के साथ एलिनीन होता है, तो वाटर जो होता वाटर होता है, और क्या होता है एनिलीन, वाटर के साथ एनिलीन। ये वाटर के साथ एनिलीन को अलग करना है, एनिलीन को वाटर में से अलग करना है, तो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। और इसमें क्या खास बात बताए थे, तो ये जो
स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये भी वोलाटाइल होता है, ये भी वोलाटाइल होता है, ये आपस में वाटर इमिसिबल होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसमें इमिसिबल होगा। अच्छा ये वोलाटाइल है तो वाटर वोलाटाइल होता है तो इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कैसा है, वोलाटाइल है तो इसका भी क्या बनेगा, वेपर बनेगा। मगर ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं है और इनको अलग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। और स्टीम डिस्टिलेशन और ये एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एनिलीन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको डिस्टिलेशन कराएंगे तो कौन से टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन कराएंगे, तो इसमें मैंने बताया था, एनसीईआरटी में लिखा था। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस, और वाटर और एनिलीन को अलग करना है, सिंपल डिस्टिलेशन की स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें वाटर जो है इमिसिबल है, मिसबल नहीं है, यानी घुलनशील नहीं है। तो बताओ इसको कब कितने टेम्परेचर पे, चूंकि बताओ इसका भी वेपर है, इसका भी वेपर है, अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, 1 एटीएम लग रहा है, यानी बाहर से रोकने वाले सैनिक 100 लोग हैं। तो बताओ यहाँ पे आपको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए कि 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मैंने बताया था इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम। और किसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम। यानी टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना वेपर बने हैं, ऑलरेडी कुछ सैनिक इसके भी हैं और कुछ सैनिक इसके भी हैं, तो ज़्यादा आपको ये प्रेशर, ये आपको वेपर जनरेट नहीं करना है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट कम रखना पड़ेगा। और किससे कम रखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले से कि वाटर वेपर से, वाटर वेपर से। यानी स्टीम डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है वो कम रखा जाता है, बिलो रखा जाता है। और किसके बिलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले के बिलो की वाटर के, वाटर के। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहला ऑप्शन एबो 100 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ, तो ये इस मिक्सचर को आप बॉयल करेंगे, इस मिक्सचर को डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने टेम्परेचर पे, एबो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 250 नहीं, 250 से कम और 100 से भी कम। तो यहाँ बताओ एबो 250 डिग्री सेल्सियस नहीं, एट 250 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये क्या होगा, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करिए या तो उससे कम टेम्परेचर पे बॉयल करिए स्टीम डिस्टिलेशन में। याद रहे स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल होता है वाटर और एनिलीन, वाटर का भी वेपर बनता है और एनिलीन का भी वेपर बनता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा क्योंकि आप जानते हैं वाटर इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इमिसिबल होता है, तो इसको बॉयल करना है तो कितने टेम्परेचर पे बॉयल करें, 250 डिग्री सेल्सियस की, इससे ज़्यादा कि इससे कम, 100 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा कि इससे कम। तो आप बॉयल करेंगे या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे या उससे कम। ये पॉइंट याद रखना है, एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन, नीट 2024। क्लियर है ये। अगला अगला क्वेश्चन नीट 2024, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा आएगा, बिना इसके पेपर नहीं बनता, एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन बिना पेपर नहीं बनता। तो बताइए, कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी का है, ऑन हीटिंग सम सॉलिड चेंज फ्रॉम solid to vapor state without passing through liquid state, the technique used for purification of such solid substance based on the above principle। तो कौन सा तरीका है, सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन तरीके में जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो वोलाटाइल है, उसको हीट करोगे यानी आप उसको हीट देंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। बर्तन में सिर्फ क्या बचेगा, इम्प्योरिटी। तो वही हमसे कहा कि सॉलिड सबस्टेंस को डायरेक्ट वेपर में चेंज कर दिया जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये कौन सा तरीका है, सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन का है, नीट 2024। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, कोई दम नहीं है, बिल्कुल आसान, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। अगला, बिना इसके पेपर नहीं बनता, चाहे नीट का देख लो चाहे जेई मेंस का देख लो, और जेई मेंस में तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना जो नीट का पैटर्न वही जेई मेंस का पैटर्न होता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन अगला, फिर से वही, नीट 2023, 2024 पूछा, 2025 पूछा, 2024 पूछा, 2023 पूछा, 2026 में भी आएगा। बताइए, ये यहाँ से बताइए, सिंपल एग्जांपल, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइक, किसका एग्जांपल है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो पहले का तीसरा, तो यहाँ पे पहले का तीसरा इसमें है, ये पहले का चौथा, ये वाला ऑप्शन गया, पहले का पहला है ये गया, पहले का पहला ये गया, कौन सा आंसर, ए ऑप्शन। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं, मैचिंग वाला हमेशा ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पूरा मिला के तब आप ऑप्शन के पास आए, नहीं, पहला एक मिलाइए तुरंत ऑप्शन के पास आइए, तुरंत निगलेक्ट करिए, फिर आप यहाँ, ये नहीं कि यहाँ पहले पूरा मिला के तब आप ऑप्शन मैच करा रहे हो, नहीं, आपको एक मिलाना है, मिल जाए तुरंत उसको ऑप्शन निगलेक्ट करिए, जो बचा वो। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइक क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में सिंपल डिस्टिलेशन, तो कहाँ हो जाएगा, बी का चौथा। अच्छा, फ्रैक्शनल ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी का दूसरा। एनिलीन और वाटर में स्टीम डिस्टिलेशन, तो डी का पहला, नीट 2023। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन। तो नीट 2020 में आया, देखिएगा नीट 2020 का पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल आप। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। अब मैंने बताया था ये क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है। क्रोमेटोग्राफी आपका दो टाइप का होता है, एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। एक क्या होता है? एडजॉर्प्शन। एक क्या होता है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और एक क्या होता है? पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है? पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। और ये पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और एक क्या होता है? पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, एक क्या होता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक क्या होता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और एक क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का होता है। और पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एक टाइप का होता है। तो यहाँ पे कौन सा होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैंने बताया था एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सिंपल आपसे पूछा गया पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? पार्टीशनल क्रोमेटोग्राफी। नीट 2020। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक अलग टाइप का है। एडजॉर्प्शन में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है। और क्रोमेटोग्राफी में एक होता है स्टेशनरी फेज, एक क्या होता है? मोबाइल फेज। यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है? लिक्विड। ये मोबाइल फेज क्या होता है? लिक्विड। और स्टेशनरी फेज क्या होता है? सॉलिड। इसमें भी मोबाइल फेज क्या होता है? लिक्विड। और स्टेशनरी फेज क्या होता है? सॉलिड। एल्यूमिना या सिलिका का बना होता है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये मोबाइल फेज क्या होता है? लिक्विड। और ये स्टेशनरी फेज भी क्या होता है? लिक्विड। स्टेशनरी फेज भी क्या होता है? लिक्विड है। एनसीईआरटी की लाइन। और ये सब पढ़ के जाना है, फ्री के नंबर देंगे ये सब। क्लियर है? अगला, अगला बताइए। नीट 2017 में या 1999 में भी आया वही क्वेश्चन 1993 में। तो देखिए एनसीईआरटी का है, कर है मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ वन टू, ये क्या हो जाएगा? वन वन मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल का डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। और जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वहाँ पे तरीका इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस में क्रोमेटोग्राफी लगाएंगे? क्या नहीं। क्रिस्टलाइजेशन किस में लगाया जाता है? जब जहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिफरेंस हो। और सब्लिमेशन कब लगाया जाता है? जहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलाटाइल हो, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता हो। और क्रोमेटोग्राफी किस में इस्तेमाल किया जाता है? जैसे प्लांट में से पिगमेंट को अलग करना, प्लांट में से क्लोरोफिल अलग करना, जेंथोफिल अलग करना, कैरोटीनॉइड अलग करना, वो क्लियर है। तो इसके लिए ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जहाँ पे लगता है डिस्टिलेशन लगता है। और डिस्टिलेशन एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, एक रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन होता है, एक स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। नीट 2017। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2005। तो एनसीईआरटी का ये देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड। और नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड अलग करने का क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होता है? बेंजोइक एसिड अलग होता है, नेफ्थलीन अलग ये कर सकते हैं, कैम्फर अलग कर सकते हैं। मगर अगर किसी मिक्सचर में नेफ्थलीन भी मिला है और बेंजोइक एसिड भी मिला है, ये भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड, ये भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉलिड, तो इस तरीके इसमें इन दोनों को अलग करने के लिए आप क्रिस्टलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नीट 2005 का। क्लियर है? ये सब एकदम फ्री के नंबर दे के जाएंगे, आपको पढ़ के जरूर से जाना है। क्लियर है? अगला, अगला बताइए नीट 2001 का क्वेश्चन। तो नीट 2001 में आया, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टालविन द प्रेशर ऑफ टालविन इन वेपर। तो मैंने बताया था, देखो जैसे स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? एक ही ये मतलब इसी में घुला होता है, और बोला ये वाटर भी होता है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? वाटर भी होता है, और क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एनिलीन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? टालविन ले सकते हैं। और ऐसा स्टीम डिस्टिलेशन कराना है, जैसे एक में घुला है ये वाटर और टालविन। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाटर है। अच्छा, यहाँ पे बताइएगा ये वाटर इमिसिबल होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये मिसिबल है कि इमिसिबल है? इमिसिबल है। और यहाँ पे वाटर का भी वेपर बनेगा, वाटर का भी क्या बनेगा? वेपर बनेगा। और टालविन इसका भी वेपर बनेगा। ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पे बताओ, यहाँ इसके अंदर टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा?
प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का भी होगा और क्या होगा, प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी प्रेशर होगा। तो इसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो यानी टोटल प्रेशर यानी बैरोमीटर का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर मतलब बैरोमीटर का प्रेशर। तो बैरोमीटर का प्रेशर जो है, बैरोमीटर का प्रेशर जो कैसे आया है, प्रेशर ऑफ ये वाटर का जो वेपर निकला है उसका प्रेशर और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेपर बना उसका प्रेशर। तो बैरोमीटर का प्रेशर यानी टोटल प्रेशर बराबर किसका है, वाटर का प्रेशर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर का प्रेशर। तो हमसे पूछा, तो यहाँ से बताओ, अगर हम कहें तो ये वाटर का जो प्रेशर होगा बर्तन के अंदर, यानी वाटर का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर से कम होगा यानी बैरोमीटर से कम होगा। या कह लीजिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा बैरोमीटर यानी टोटल प्रेशर से कम। तो वही क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन नीट 2001 में, इन स्टीम डिस्टिलेशन टालविन द प्रेशर ऑफ द टालविन इन द वेपर, ये तो बताओ क्या होगा, इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रेशर होता है टोटल प्रेशर से कम, बराबर नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन गया लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, हाँ सही बात है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी टालविन है इसका जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर से कम यानी बैरोमीटर के प्रेशर से कम, यही वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ टालविन इन सिंपल डिस्टिलेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ टालविन इन द डिस्टिलेशन, नहीं ये बात भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। तो याद रखिएगा स्टीम डिस्टिलेशन, तो इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द टालविन द प्रेशर ऑफ द टालविन इन वेपर इज क्या होगा, तो टोटल प्रेशर से कम होगा। वाटर का भी प्रेशर टोटल प्रेशर से कम होगा और ये टालविन का वेपर और ये वाटर का वेपर आपस में मिसेबल नहीं है। ये सारी लाइनें आ चुकी है। ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन तो जेईई मेंस लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलता है और ये सब तो थोड़ा पुराने हो गए मगर ये एनसीईआरटी लाइन का क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाकी उस साइड है तो क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड आइसोएमिल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनोन। तो बताओ एक एक में मिक्स हो गया, साइक्लोहेक्सेन मिक्स हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन मिक्स हो गया, बेंजोइक एसिड मिक्स हो गया, तो उसको अलग करने का तरीका क्या होता है, क्या सब्लिमेशन लगेगा क्या, नहीं सब्लिमेशन नहीं लगेगा। क्या इवेपोरेशन करा देंगे क्या, नहीं। क्रिस्टलाइजेशन लगेगा क्या, नहीं, वो तो सॉल्बिलिटी में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक 1997 में, ये एनसीईआरटी से बाहर है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यानी हेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेन और बेंजोइक एसिड आइसोएमिल अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाएगा। इन चारों को अलग करने का तरीका क्या होगा, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक। और ये सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे नेफ्थलीन को अलग करना हो, एंथ्रासीन को अलग करना हो, बेंजोइक एसिड को अलग करना हो, कैम्फर को अलग करना हो, हीट करोगे डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब्लिमेशन का एग्जांपल। जैसे इवोपरेशन मतलब डिस्टिलेशन, इवोपरेशन का मतलब क्या होगा, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन चार टाइप का, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एनिलीन और बेंजीन और एनिलीन। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम और ये रिड्यूस प्रेशर अंडर रिड्यूस प्रेशर। या वैक्यूम डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये ग्लिसरॉल सेपरेटेड फ्रॉम स्पिट लाई इन सोप इंडस्ट्री। और ये स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या होता है, वाटर के साथ एनिलीन, वाटर के साथ एनिलीन, ये है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन मिले, जबकि जेईई मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन, क्लियर है। तो फिलहाल इसमें इतना ही पूछा, तो ये अब फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। ये तो आप ये था क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन का। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लिया, तो अगला नीट का पैटर्न होता है कि अगर उसमें नाइट्रोजन है तो कैसे पता करेंगे नाइट्रोजन है, अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस है तो कैसे पता करेंगे, अगर उसके अंदर क्लोरीन है तो कैसे पता करेंगे, अगर उसके अंदर कार्बन है तो कैसे पता करेंगे। तो कैसे पता चलेगा इसके अंदर कैसे कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि नहीं है, सल्फर है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, फास्फोरस है कि नहीं है। तो उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का नीट 2023 में देखिएगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द सेकेंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन और सल्फर आर प्रेजेंट, देन
विच गिव ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण ब्लड रेड कलर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में, अगर लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। क्या बना लेगा? सोडियम थायोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसाइनाइड बना लेगा। अगर इसके अंदर दोनों चीज होगा, अब इसमें अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट डाला तो फेरस सल्फेट डालेंगे, या आपने फेरस सल्फेट डाल दिया तो फेरस पहले फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर ये अल्टीमेटली बर्तन में हमें ब्लड रेड कलर दिखाई देगा। अब ब्लड रेड कलर जो दिखाई देगा वो किस वजह से होगा? ब्लड रेड कलर। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होगा तो हमें ब्लड रेड कलर दिखाई देगा। अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता तो हमें दिखाई देता ब्लू कलर, प्रूसियन ब्लू कलर। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ सल्फर है तो ब्लड रेड कलर दिखाई देगा। और वो ब्लड रेड कलर किसका बना होगा? तो वो बना होगा Fe, ये क्या हो जाएगा? SCN, यानी फेरिक थायोसाइनेट। तो यहाँ पे +3, या तो ऐसे लिखा है। एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी के हिसाब से Fe, ये क्या हो जाएगा? FeCN, और इसके पावर +2, तो इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर +3 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला। क्लियर है? तो बी वाला आंसर हो जाएगा। अगर केवल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर केवल क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल नाइट्रोजन होता तो वो कन्वर्ट हो गया होता सोडियम साइनाइड में, और सोडियम साइनाइड में अगर फेरस सल्फेट डालते हैं तो ये बनता प्रूसियन ब्लू कलर, और प्रूसियन ब्लू कलर दिखाई देता। और प्रूसियन ब्लू कलर किस वजह से होता है? फेरो साइनाइड, इस वजह से होता। अगर केवल उसके अंदर सल्फर होता तो वो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके बना लेता सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड में जैसे ही ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या होता है? ये Na4FeCN का, ये CN का होल 5, और क्या होगा? NO, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वायलेट कलर में। और वायलेट कलर किस वजह से होगा? ये होगा सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। ये कलर किस वजह से होगा? ये सोडियम, ये क्या हो जाएगा? थायो नाइट्रोप्रूसाइड, यानी CN5NO। यस, तो ये हो जाएगा सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। तो ये आपसे पूछा था कि अगर, फिर से सुन लीजिए, अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसमें सोडियम मेटल मिलाते तो लेसग्ने एस्टर बनता, वो क्या बनता? सोडियम साइनाइड। और उसमें फेरस सल्फेट डालते तो वो प्रूसियन ब्लू कलर दिखाई देता। और प्रूसियन ब्लू कलर किस होता? फेरो साइनाइड की वजह से होता। अगर इसका उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल सल्फर होता तो अगर जैसे ही सोडियम मेटल उसमें डालते तो लेसग्ने एस्टर बनता, क्या बनता? सोडियम सल्फाइड बनता। और उसी में अगर सोडियम सल्फाइड में सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डालते हैं तो हमें एक वायलेट कलर का सब्सटेंस दिखाई देता, जिसका नाम क्या होता? सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड। तो हम समझ जाते हैं अगर वायलेट कलर है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल सल्फर है। अच्छा, अगर हमने वही लेसग्ने एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें हमने डाल दिया फेरस सल्फेट, यानी वो अगर ब्लड रेड कलर दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर कार्बन भी है और सल्फर भी है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर होगा तो वो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, और उसका फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ए फेरिक थायोसाइनेट में, यानी ये ब्लड रेड कलर दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। तो अगर ये कंपाउंड बना है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है तो इसके अंदर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल सल्फर था। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है तो ये फेरोसाइनाइड, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल नाइट्रोजन था। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, नीट 2023। अगला, अगला देखिएगा, नीट 2013 का। नीट 2013 में आया क्वेश्चन, तो नाइट्रोजन डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसग्ने टेस्ट, ब्लू कलर इज फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फार्मूला? तो फेरीफेरोसाइनाइड। और फेरीफेरोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है? फेरीफेरोसाइनाइड का फार्मूला ये कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ये लेसग्ने, ये बताओ, अगर पता करना है कि उसके अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर हमें पता करना है नाइट्रोजन है कि नहीं है, उसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे। और जैसे ही सोडियम मेटल जाएगा तो ये आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन होगा तो बना लेगा सोडियम साइनाइड। क्या बना लेगा? सोडियम साइनाइड। इसी को बोलते हैं लेसग्ने एक्सट्रैक्ट, या सोडा एक्सट्रैक्ट, या आयनिक एक्सट्रैक्ट,
इस्टेक्ट। अब इसी में मिला देंगे फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट। अब फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट मिलाएंगे और जैसे ही फेरस सल्फेट मिलाएंगे, अगर बर्तन में ब्लू कलर दिखाई दिया, और ब्लू कलर किस वजह से होगा, प्रूसियन ब्लू की वजह से होगा। किस कलर दिखाई दिया, अगर प्रूसियन ब्लू कलर का दिखाई दिया, प्रूसियन ब्लू कलर का दिखाई अगर दिया, प्रूसियन ब्लू कलर का दिखाई दिया, तो ये प्रूसियन ब्लू कलर किसकी वजह से होगा, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या होगा, फेरी फेरोसाइनाइड। किस वजह से होगा, फेरी फेरोसाइनाइड की वजह से होगा, फेरी फेरोसाइनाइड की वजह से होगा। और फेरी फेरोसाइनाइड का फार्मूला होता है Fe4 FeCN का होल 6 का होल राइज। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2013 का। क्लियर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इन सब के पेपर नहीं बनता। अगला अगला बताइएगा, नीट 2011 का, नीट 2011 का। तो कह रहा है कि द लसैग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हाइल टेस्टिंग द हैलोजन। अच्छा, हैलोजन का टेस्टिंग करना था, तो हमने बताया था क्यों इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, क्योंकि अगर आपको हैलोजन निकालना है, तो हैलोजन निकालना है, तो अगर उसमें गलती से सल्फर आ गया होगा या नाइट्रोजन आ गया होगा, अगर उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, तो वो सल्फर एस हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में वोलाटाइल करके उड़ा देगा, और नाइट्रोजन को SCN के रूप में बाहर उड़ा देगा। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक, तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर हमें पता करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हैलोजन है कि नहीं है, हैलोजन है कि नहीं है पता करना है, हैलोजन है कि नहीं है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है कि नहीं है, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिलाएंगे, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल मिलाएंगे, तो अगर इसके अंदर हैलोजन होगा तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइलाइट। क्या बना लेगा, सोडियम हाइलाइट बना लेगा। और इसी को बोलते हैं लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट या आयनिक एक्सट्रैक्ट। अगर इसके अंदर गलती से सल्फर भी होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड में। अगर इसके अंदर गलती से ये अगर नाइट्रोजन भी होगा, तो ये बताओ किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम साइनाइड में। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर ये होगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हमें हैलोजन को एक्सचेंज ये इसमें चेक करना था है कि नहीं है। तो ये आपने जो लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट बनाया, और लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट में आप मिला देंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिला देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, तो अगर इसके अंदर ये बताओ, अगर इसके अंदर क्लोरीन होगा, अगर इसके अंदर क्लोरीन होगा, तो AgCl के रूप में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AgCl के अंदर कैसा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन होगा, तो AgBr के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा येलो कलर का। ये AgBr के येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और अगर इसके अंदर आयोडीन होगा, तो AgI के रूप में डार्क येलो कलर का रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये जो AgCl होगा, NCERT ने कहा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, सॉल्युबल है। ये कैसा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। जो AgBr होता है, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर डालेंगे, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल हो जाएगा। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो हम समझ जाएंगे ये आपका AgBr है। अगर इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अगर ये इनसॉल्युबल होगा, तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर ये AgI है, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयोडीन था। अच्छा, ये करने से पहले तो हमने NCERT ने बताया सिखाया था, हमने बताया था कि इसमें क्या मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड ये HNO3। क्या मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 मिला देते हैं। क्यों कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं अगर इसके अंदर गलती से, अगर इसके अंदर गलती से अगर नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन होगा तो सोडियम साइनाइड के रूप में होगा, अगर सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड के रूप में होगा। ये इसको कन्वर्ट कर देगा वोलाटाइल में, यानी SCN के रूप में बना देगा, बर्तन में से उड़ जाएगा, और ये सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में गैस में उड़ा देगा। इसलिए बनाया जाता है कि ये इसको डिकम्पोज कर सके। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा नीट 2011 में। तो कह रहा है कि लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजन। जब हैलोजन का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो क्यों उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक मिला रहे थे, बाय डूइंग सो डिकम्पोज सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड इज फॉर्म। जो उसके अंदर अगर गलती से सोडियम सल्फाइड होगा या सोडियम साइनाइड होगा, उसको SCN या H2SO4 के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में उड़ा देगा। क्लियर है, ये हेल्प इन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl क्या नहीं, इसमें कोई वो नहीं। इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl क्या नहीं, ये नहीं। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन क्या नहीं। तो क्यों मिलाया, कि अगर उसके अंदर गलती से नाइट्रोजन या सल्फर, ये सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड के रूप में होगा, SCN और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में उड़ा देगा। नीट 2011। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नीट 1991 में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, चाहे कितना पुराना क्वेश्चन हो जाए। यार इसीलिए तो कह रहे हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन आपको जेईई में से मिलेगा और एनसीईआरटी की हर लाइन आपको याद हो जाएगी क्वेश्चन लगाने से। ज़्यादा फायदा होगा पीवाईक्यू लगाने से। तो नीट का पीवाईक्यू कंपलसरी है। आप ये नहीं कि 10 साल के लग लो, आप 38 ईयर लगाओ, पूरा लगाओ। अब तक जो आया है देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर का है, एक भी क्वेश्चन मैंने अलग से बताया है, सब एनसीईआरटी से है, सब एनसीईआरटी का ही है, चाहे 1991 में क्यों ना आया हो। बताइए, इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू, अगर उस ऑर्गेनिक, ये बताओ, अगर पता करना है कि उसके अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो अगर बताओ क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या मिलाएंगे, सोडियम मेटल मिलाएंगे। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन होगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, सोडियम साइनाइड में। अगर उसके अंदर सल्फर होगा तो चेंज हो जाएगा सोडियम सल्फाइड में। अगर उसके अंदर हैलोजन होगा तो चेंज हो जाएगा सोडियम हाइलाइड में। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो जाएगा होगा तो चेंज हो जाएगा सोडियम थायोसाइनाइड में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सोडामाइड में चेंज होगा, सोडियम नाइट्राइड की सोडियम नाइट्रेट की सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड में होगा। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होगा तो जैसे ही सोडियम मेटल मिलाएंगे लेसेग्ने स्टेट बनाएगा। अगर नाइट्रोजन होगा तो सोडियम साइनाइड बनाएगा, सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा, हैलोजन होगा तो सोडियम हैलाइड बनाएगा, और ये अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होगा तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 1991 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नीट 1999 में लेसेग्ने टेस्ट यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आप किसके लिए ले सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए भी होता है, सल्फर के लिए भी होता है और क्लोरीन के लिए भी होता है। ऑल ऑफ दीज 1989 में फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो ये हुआ क्वालिटी, पहले तो प्यूरिफिकेशन किया, फिर क्वालिटी चेक किया। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो कितना नाइट्रोजन, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट कार्बन है, तो ये पता करना है। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नीट 2024, तो 3 सेक्शन में से किसी एक सेक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा। कह रहा है कि अनकम्प्लीट कंबस्शन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता करने के लिबिक मेथड, और लिबिक मेथड में क्या फार्मूला बताया गया था, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे पता चलेगा, 12/44 क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100%, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100%। अच्छा, अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो लिविक मेथड से, तो कैसे पता चलेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, 2/18 इंटू परसेंटेज वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100%। फार्मूला रखो सिंपल, एक लाइन का आंसर। तो चलो पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन पता कर लेते हैं। तो कार्बन का ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फार्मूला क्या है लिविक मेथड में, 12/44 वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए लिविक मेथड से, 2/18 वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अच्छा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12/44 क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू वेट ऑफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 0.2 ग्राम, कितना दिया है, 0.2 ग्राम, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.3 ग्राम इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए तो ये पॉइंट पॉइंट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका 4×3 12, कितना हो जाएगा, 4×3 12, ये देखो चार, ये 4×3 12 और ये 11, ये क्या हो जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 200/11 हो जाएगा, और 200/11 आएगा तो 18 कुछ, अगर ये 10 होता तो 20 आ जाता, 11 है तो 20 से कम, तो यानी 18.18% इतना आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल ये फार्मूला रखिए। अच्छा, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला क्या है, 2/18 वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सिंपल रख दीजिए 2/18, और यहाँ वेट ऑफ वाटर कितना दिया है, 0.1 ग्राम, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.3 ग्राम, और यहाँ से इंटू ये क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 9×2=18, और ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा
100 और ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो ये 25 होता है ये, अगर ये क्या कहते हैं कितनी बार जाएगा 3.7 ये परसेंट 3.7। क्लियर है। नीट 2024 का सिंपल फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन, फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जेंडाल मेथड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जेंडाल मेथड में तो बताइए ये नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए दो मेथड होता है, एक क्या होता है जेंडाल मेथड और एक क्या होता है ड्यूमा मेथड। जेंडाल मेथड में कुछ लिमिटेशन होता है और ये ड्यूमा मेथड में कोई लिमिटेशन नहीं होगा, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूमा मेथड से आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। मगर जेंडाल मेथड में लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, अगर जेंडाल मेथड में लिमिटेशन क्या है, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो जेंडाल मेथड से परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो जेंडाल मेथड से परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे, अगर नाइट्रोजन रिंग में होगा तो जेंडाल मेथड से परसेंटेज नाइट्रोजन का नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा नियम ये है कि अगर उस ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा, उसके पास क्या ना हो, उसके पास क्या हो, केवल नाइट्रोजन हो और कार्बन न हो, अगर कार्बन नहीं होगा केवल नाइट्रोजन ओनली नाइट्रोजन हो और कार्बन ना हो, ओनली नाइट्रोजन नॉट कार्बन, अगर कार्बन नहीं है तो भी जेंडाल मेथड से वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल पाएंगे। तो एक और याद रखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें देखिए कार्बन भी है और क्या है बेंजीन, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें बताइए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन भी तो है, मगर ये वाला जेंडाल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं बताएगा, भले ही इसके पास कार्बन है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन तो है मगर कार्बन नहीं है तो जेंडाल मेथड से उसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से लगा हो तो भी नहीं निकाल सकते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगा होगा तो भी जेंडाल मेथड से नहीं निकाल सकते, नाइट्रोजन रिंग में लगा होगा तो भी जेंडाल मेथड से उस नाइट्रोजन का परसेंट नहीं पता कर सकते हैं। और मैंने चौथा बताया, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल नाइट्रोजन है कार्बन नहीं है तो भी उसमें जेंडाल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं बता सकते। एक एक्सेप्शन है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है मगर फिर भी जेंडाल मेथड से इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता चलेगा। तो देखो सिंपल है, यहाँ देखो क्या इसमें से पूछा हमसे किसमें, किसमें क्या होगा जेंडाल मेथड से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है तो नाइट्रो कंपाउंड है, तो नाइट्रो कंपाउंड, ये बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड, और नाइट्रो कंपाउंड जेंडाल मेथड से नहीं देगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो एजो कंपाउंड होगा या एजॉक्सी कंपाउंड होगा, ये क्या होगा एजॉक्सी कंपाउंड होगा, तो ये भी नहीं देगा। नाइट्रोजन अगर रिंग में लगा होगा तो ये कैसा होगा पिरीडीन, कैसा होगा पिरीडीन, ये भी नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे पता चला जेंडाल मेथड से नहीं देगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जेंडाल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता चलेगा। यहाँ नाइट्रोजन रिंग में लगा है तो जेंडाल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता चलेगा। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है जेंडाल मेथड से, ये इसका परसेंटेज नहीं पता चलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ये है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये जेंडाल मेथड से परसेंटेज निकाल सकते हैं नीट 2022। क्लियर है। अगला, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये नाइट्रोजन का परसेंटेज ड्यूमा मेथड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और जेंडाल मेथड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहले तो ड्यूमा मेथड वाला देखते हैं, तो देखना ड्यूमा मेथड में कैसे निकाला जाता है। नीट 2015 का कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है कि इन ड्यूमा मेथड द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करना है, ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करना है। तो बताइए ये कह रहा है कि 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका वॉल्यूम कितना है 40 ml है और ये 300 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेशर 725 mmHg है, इफ एक्वस टेंशन 325 mmHg दिया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको पता करना है। तो पहले एक चीज आप सीख लो फिर इसके बाद करना, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन, सबको बहुत डर लगता है जेंडाल मेथड ड्यूमा मेथड, एक लाइन में आंसर आएगा। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता करना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, बताया था इसके पहले लेक्चर में, थोड़ा क्विक रिवीजन कराया था। तो एक होता है जेंडाल मेथड और एक क्या होता है ड्यूमा मेथड, एक क्या होता है जेंडाल मेथड और एक क्या होता है ड्यूमा मेथड। तो जेंडाल मेथड से आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जेंडाल मेथड से निकालते हैं, और दूसरा तरीका होता है ड्यूमा मेथड से। तो जेंडाल मेथड और ड्यूमा मेथड, तो एकदम ट्रिक है, एक लाइन में आंसर आएगा ड्यूमा मेथड, जेंडाल मेथड से और ड्यूमा मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखना
जेंदाल मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर पता करना होगा तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जेंदाल मेथड से पता चलेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से। कैसे पता चलेगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से। जबकि ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे पता चलेगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन से पता चलेगा। तो ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन से पता चलता है, नाइट्रोजन गैस से पता चलता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। जेंडाल मेथड में अमोनिया से पता चलता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, जेंडाल मेथड का फार्मूला क्या होता है? सिंपल एक लाइन का फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर होता है 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, इंटू क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, इंटू क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। और इससे ज़्यादा बेहतरीन फार्मूला ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ब्रैकेट के अंदर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम मेड अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड। ये ब्रह्मास्त्र है, एक लाइन में आंसर निकालेगा। ये एक लाइन में कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, ये सब नहीं याद रखना है, बस ये फार्मूला याद रखना है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जेंडाल मेथड में 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये क्या हो जाएगा? माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस वॉल्यूम मेड अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड। और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है नॉर्मलिटी, मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वो भी एमएल में, तभी तो मिली आया। या तो नॉर्मलिटी नहीं दिया रहेगा, मोलरिटी दिया रहेगा। मोलर नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर, और ये वॉल्यूम एमएल में। तो ये मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर इंटू वॉल्यूम रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला एक लाइन में आंसर निकालेगा, एक लाइन में आंसर निकालेगा, नहीं तो ऐसे निकालते रह जाओगे, बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ इस फार्मूले रखिए, आपका आंसर आ गया। अच्छा, ड्यूमा मेथड में मैंने बताया था, ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन गैस से। और इसका फार्मूला क्या होता है? सिंपल एक लाइन का फार्मूला होता है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमा मेथड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये निकाला जाता है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, एसटीपी पे आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम चाहिए अपॉन 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक लाइन में आएगा 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक। और ये एसटीपी का मतलब यानी जो वॉल्यूम नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया हो, वो एसटीपी का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर 273 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 273 होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 760 mm, क्या हो जाएगा? 760 mmHg। अगर 760 mmHg प्रेशर हो और 273 केल्विन टेम्परेचर लिखा हो, तभी वो क्या होगा? तभी वो एसटीपी पे होगा। अगर वो एसटीपी पे नहीं होगा तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप लगा लेंगे। अगर एसटीपी पे ही रखना है, ध्यान रहे एसटीपी पे ही रखना है, और एसटीपी पे अगर नहीं दिया होगा तो ये लगा देना फार्मूला P1V1 अपान T1 बराबर P2V2 अपान T2। और इसको मान ये वाला वैल्यू, इसमें जो वैल्यू रखेंगे ये गिवन वाला रख दीजिए, और यहाँ पे जो ये एसटीपी वाला वैल्यू रख देंगे। तो एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 760, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273, और एसटीपी पे वॉल्यूम पता चल जाएगा। और एक चीज और, अगर ड्यूमा मेथड में अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक्वस टेंशन। और एक्वस टेंशन दिया रहेगा ना, तो उस एक्वस टेंशन को टोटल प्रेशर में से घटा देंगे। अगर मान लीजिए ये 20 दिया है, ये कितना दिया है? 20 mmHg दिया है, एक्वस टेंशन कितना दिया है? 20 mmHg। क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे अगर एक्वस, और टोटल प्रेशर दिया था, टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया था 720 mmHg। कितना दिया था? 720 mmHg दिया था। तो यहाँ पे आप 720 नहीं रखेंगे क्योंकि ये टोटल प्रेशर है। तो अगर आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर माइनस ये टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर द्वारा जो प्रेशर लगा है वो। तो ये क्या हो जाएगा? 720 में से एक्वस टेंशन घटा दोगे तो इसका प्रेशर 720 नहीं रखोगे, क्या रखोगे? 700। गिवन वाले में क्या रखोगे? 700। एक लाइन में आंसर आएगा। तो देखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, बताइएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए नीट 2015 का,
कह रहा है कि इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.25, तो ये क्या दिया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा ये 40 ml ऑफ नाइट्रोजन यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है। अब चेक करते हैं ये वॉल्यूम ये एसटीपी पे है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अगर 273 होता तब तो एसटीपी पे होता, तो ये उस पे एसटीपी पे नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये प्रेशर कितना दिया है 725। अच्छा यहाँ पे एक्वस टेंशन भी दे दिया है क्या, हाँ तो ये टोटल प्रेशर है कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। इसमें से एक्वस टेंशन घटाएंगे तब टोटल प्रेशर ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा। तो सिंपल बताइए पहले क्या करेंगे, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अगर आपको ड्यूमा मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो क्या करना पड़ता है, ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी रखना पड़ेगा अपान क्या हो जाएगा वेट इंटू वेट 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा पहले तो वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम दिया है 40 ml, क्या ये एसटीपी पे है कि नहीं है, नहीं है कैसे पता चला नहीं है, क्योंकि यहाँ 300 केल्विन है, एसटीपी पे होता तो प्रेशर टेम्परेचर 273 होना चाहिए था, प्रेशर 760। और दूसरी बात ये याद रखना ये 725 दिया और एक्वस टेंशन भी दिया है, तो ये टोटल प्रेशर है, तो इसमें से एक्वस टेंशन घटा दोगे तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो बताइए एसटीपी पे प्रेशर निकालना होगा तो पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P1V1 अपान क्या हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा P2V2 अपान क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। और ये गिवन वाला वैल्यू रख दीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका ये गिवन वैल्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा एसटीपी वाला वैल्यू। अच्छा बताइए गिवन वैल्यू रखेंगे तो गिवन प्रेशर कितना दिया है 725 रखेंगे कि 700 रखेंगे, क्योंकि एक्वस टेंशन घटाना है, ध्यान रहे अगर एक्वस टेंशन क्वेश्चन में दे दिया तो उसको घटाना है, अगर नहीं दिया तो वही रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये घटा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना दिया है, ये गिवन कितना दिया है 40 ml नाइट्रोजन का दिया है अपान ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर कितना दिया है 300, कितना दिया है 300। अच्छा ये एसटीपी वाला प्रेशर कितना होता है 760, एसटीपी प्रेशर कितना होता है 760, और एसटीपी पर वॉल्यूम हमें निकालना है, और एसटीपी टेम्परेचर कितना होता है 273, कितना होता है 273। इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम देखिए कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा वॉल्यूम, तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका ये इससे कट जाएगा और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ये एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। तो आप इसको निकालिए तो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा एसटीपी पे, तो ये आपका हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको ये 7 चौक 28 और क्या हो जाएगा 273 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 76, ये क्या हो जाएगा 76। सिंपल यहाँ पे उठा के रखेंगे तो यहाँ पे उठा के रखिए तो इसको ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ये 28 बटे ये क्या हो जाएगा 3 ये 273 अपान क्या हो जाएगा 76, और यहाँ पे ये वॉल्यूम रखा और ये 8 और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया है 0.25 और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 दशमलव ये क्या हो जाएगा अच्छा तो सॉल्व करना है तो ये कट पिट करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने मेरा मकसद है आपको वो तरीका सिखाना है। तो आपको ड्यूमा मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी अपान 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम देखें ये वॉल्यूम कितना दिया है 40 ml, मगर हमें पता करना था ये एसटीपी पे है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि 300 केल्विन है, एसटीपी का होता जब 273 होता प्रेशर 760 होता, तो टेम्परेचर ही पता चल गया एसटीपी पे नहीं है। तो पहले इसको एसटीपी कन्वर्ट करेंगे, एसटीपी कन्वर्ट करने के लिए P1V1 अपान T1 बराबर P2V2 अपान T2 ये गिवन वाला रखेंगे, ये एसटीपी वाला रखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान देना ये 725 दिया है और एक्वस टेंशन दे दिया है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर में ये एक्वस टेंशन घटा देंगे तब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा, तो यहाँ से 700 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 16.76। तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन नीट 2015 का, जबकि जेई मेंस में 2025 में 2024 में 2023 में 2022 में हर साल लगभग जेई मेंस में क्वेश्चन आया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2024 में 14 में एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन जनरल मेथड द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व इतना ग्राम सैंपल, ये तो ये बताओ ये क्या दिया इतना ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइजेशन 10 ml 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। जेंडाल मेथड में पता करना है तो जेंडाल मेथड में क्या होगा, तो जेंडाल मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फार्मूला बताएं तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर होता है 1.4 अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ब्रैकेट में मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ये एसिड, और ये क्या हो जाएगा माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और ये क्या हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड अपान क्या हो जाएगा वॉल्यूम मेड अपान क्या हो जाएगा वॉल्यूम रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पे बेस तो दिया नहीं है तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, क्योंकि बेस दिया नहीं है, बेस दिया होता तो बेस रखते हैं तो 1.4 अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की जगह क्या रखेंगे एम, ये एम एक्स और क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन ml में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ बताओ वेट ये क्या दिया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलरिटी दिया, वॉल्यूम दिया, कन्वर्जन फैक्टर रखिए, एक लाइन में आंसर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4। अच्छा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.75, कितना है 0.75। अच्छा मोलरिटी ऑफ एसिड कितना दिया है 1 मोलर। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का कन्वर्जन फैक्टर कितना है, यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना जाएगा प्लस का 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना जाएगा -2, तो कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 14 दूना 28, ये क्या हो जाएगा 3/4, और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 37.33%। कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है, एक लाइन में आएगा। ये सिंपल जेंडाल मेथड का तरीका है, बस ये वाला फार्मूला लगाइए, क्योंकि केवल एसिड दिया था बेस नहीं दिया था, बेस को रखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मिली करंट मतलब मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, एक लाइन में आंसर, क्लियर है। नीट 2014 आखिरी क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, फिर से वही ड्यूमा मेथड। देखिए करें इन ड्यूमा मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन 715 mm प्रेशर, और द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन नाइट्रोजन एक क्वेश्चन दिया है। तो एक क्वेश्चन दिया है तो देखो ड्यूमा मेथड से निकालना है, तो ड्यूमा मेथड में कैसे पता चलता है, सिंपल आपको पता है ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं। ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रखना है एट एसटीपी पे, अपान क्या हो जाएगा 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.35 ग्राम। अच्छा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एसटीपी पता करना है, अच्छा ये वॉल्यूम दिया है 55 ml, और ये चेक करिए ये एसटीपी पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर है तो ये एसटीपी पे नहीं है, कैसे पता चला, अगर एसटीपी पे होता तो 273 होता, तो ये एसटीपी पे नहीं है। और ये बताइए फिर इसके बाद ये पता एसटीपी पे नहीं है तो एसटीपी पे लाना पड़ेगा, और एसटीपी पे लाने के लिए P1V1 अपान क्या हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा P2V2 अपान क्या हो जाएगा T2, और ये गिवन वाला वैल्यू रख दीजिए जो दिया हो, और ये एसटीपी वाला वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से, और यहाँ पे ध्यान देना एक्वस टेंशन दिया है तो इसका मतलब ये जो प्रेशर दिया है ये टोटल प्रेशर है कि नाइट्रोजन का है, टोटल प्रेशर है, इसमें से एक्वस टेंशन हटा देंगे तो ये नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से कितना प्रेशर हो जाएगा, तो ये एक्वस टेंशन दिया है तो ये टोटल प्रेशर है, इसमें से एक्वस टेंशन वाटर का वेपर का प्रेशर हटा देंगे तो नाइट्रोजन का आ जाएगा 715 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 700, तो ये कितना नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है 700। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया है 55 ml अपान टेम्परेचर कितना दिया है 300, 715 नहीं रखेंगे गलत हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 760, कितना होता है 760, और ये बताइए वॉल्यूम हमें एसटीपी पे पता करना है, और ये टेम्परेचर एसटीपी कितना होता है ये 273 होता है, कितना होता है 273, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा एसटीपी पे, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो 7 गुणे 55 गुणे और ये क्या हो जाएगा 273 अपान 3 इंटू ये 760, 3 इंटू क्या हो जाएगा 760, अब यहाँ सिंपल रख दीजिए तो ये 7 इंटू 55 इंटू 273 अपान क्या हो जाएगा 3 इंटू 760 अपान क्या हो जाएगा 8, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.35 ग्राम, कितना है 0.35, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16.45%। तो वही सिंपल ड्यूमा मेथड जेंडाल मेथड एक लाइन का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन नीट 1990 का, तो जेंडाल मेथड यूज इन एस्टिमेशन ऑफ, ये किसके लिए जेंडाल मेथड होता है
नाइट्रोजन के लिए तो जिंदाल मेथड और न्यूमैन मेथड नाइट्रोजन के लिए। तो ये था आपका ओवरऑल जीओसी। तो जीओसी का पहला पैटर्न आपने देखा, सिग्मा और पाई बॉन्ड से पूछता है नीट में क्वेश्चन। दूसरा जीओसी से क्या क्वेश्चन होता है, आईपीएससी पूछता है। तीसरा नीट का पैटर्न क्या है, आइसोमेरिज होता है। चौथा नीट का पैटर्न क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। और पांचवा नीट का पैटर्न क्या होता है, एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन। और एस्टिमेशन और प्यूरिफिकेशन में 3 पोर्शन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस और उसका परसेंटेज यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये था आपका ओवरऑल जीओसी। और नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग का हाइड्रोकार्बन होगा, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।